सूरज अभी अभी सुनहरे गेहूं के विशाल खेतों के पीछे ढलने लगा था। आसमान नारंगी और लाल रंग के रंगों में रंग गया था। लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से सुदूर गांव में धूल भरी सड़क के किनारे एक साधारण सा घर खड़ा था। यह भव्य नहीं था, न ही यह मजबूत ईंटों से बना था, बल्कि यह मिट्टी और भूसे से बना था, जिसकी दीवारें समय की कसौटी पर खरी उतरी थीं। अंदर ताजी पकी हुई रोटी की खुशबू जलती हुई लकड़ी की मिट्टी की खुशबू के साथ मिल गई थी। हसन लकड़ी के स्टूल पर बैठा अपने पुराने खेती के औजारों को तेज कर रहा था। उसके हाथ खुरदरे थे, जो चिलचिलाती धूप में सालों की मेहनत से घिस गए थे। उसकी आंखें हालांकि थकी हुई थीं, लेकिन उनमें वह गर्मजोशी थी जो केवल एक पिता के प्यार में ही हो सकती है। पास में उसकी बेटी गुड़िया, जो 8 साल से बड़ी नहीं थी, कुछ कंकड़ों से खेल रही थी। उन्हें गोल गोल और रेखाओं में सजा रही थी, जैसे कि वह अपनी छोटी सी दुनिया बना रही हो। गुड़िया हसन के जीवन की रोशनी थी। जब से उसकी माँ प्रसव के दौरान गुजरी थी, तब से उसने उसे अकेले ही पाला था। गांव के लोग अक्सर उस पर दया करते थे और फुसफुसाते थे कि एक आदमी के लिए अकेले बेटी की परवरिश करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन हसन ने कभी उन फुसफुसाहटों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। गुड़िया उसकी खुशी थी, हर सुबह उठने का उसका कारण और उसकी अंतहीन उम्मीद का स्रोत। जब वह काम कर रहा था तो कभी कभी वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता था। बाबा, देखो, मैंने पत्थरों से एक फूल बनाया है, उसने अपनी रचना की ओर इशारा करते हुए उत्साह से कहा। हसन ने अपने औजारों को एक तरफ रखते हुए हंसते हुए कहा। वह उसके पास गया और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया, उसकी सरल लेकिन सुंदर रचना की प्रशंसा करते हुए। यह अब तक का सबसे सुंदर फूल है, उसने उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। गुड़िया गर्व से मुस्कुराई। क्या आपको लगता है कि अम्मा को यह पसंद आया होगा? उसने पूछा। उसकी मासूम आंखें उसकी ओर देख रही थीं। हसन के गले में गांठ बन गई। उसने मुश्किल से निगला और सिर हिलाया। हाँ मेरी प्यारी, उसे यह बहुत पसंद आया होगा। जैसे जैसे शाम गहराती गई, हसन ने उनका सादा भोजन तैयार किया, दाल और चावल। वे साथ में खाना खाते थे, छोटी छोटी कहानियां साझा करते थे। गुड़िया अपने पिता की बचपन की शरारतों की अतिरंजित कहानियों पर हंसती थी। रात के खाने के बाद हसन ने उसे एक छोटी सी खाट में लिटा दिया, उसे एक फीकी लेकिन गर्म रजाई में लपेट दिया। बाबा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? उसने पूछा। उसकी छोटी उंगलियां उसके हाथ को पकड़ रही थीं। हसन मुस्कुराया, उसके माथे पर एक चुंबन दबाया। हमेशा, मेरी छोटी। और उस वादे के साथ वह शांतिपूर्ण नींद में चली गई, इस बात से अनजान कि उसके पिता उसे सुरक्षित और खुश रखने के लिए हर दिन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन भाग्य की अपनी योजनाएं थीं और वे जानते थे कि शांति जल्द ही उन तरीकों से परखी जाएगी जिनकी उनमें से किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। गांव सादगी और कठिनाई का स्थान था। हर सुबह हवा, मुर्गों की बांग और महिलाओं द्वारा सामुदायिक कुएं से पानी भरने की आवाज से भरी होती थी। बच्चे धूल भरी गलियों में नंगे पांव दौड़ते थे, उनकी हंसी मिट्टी ऐंठ के घरों के बीच गूंजती थी। हसन ज्यादातर गांव वालों की तरह ही एक किसान था। उसका जीवन मौसमों के इर्द गिर्द घूमता था। बारिश उसकी फसलों का भाग्य तय करती थी। कड़ी मेहनत के बावजूद वह संतुष्ट था। उसकी एकमात्र इच्छा गुड़िया को एक बेहतर भविष्य प्रदान करना था, जो उनके छोटे से गांव की सीमाओं से परे हो। दूसरी ओर गुड़िया हर चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। उसे गांव की महिलाओं को टोकरियां बुनते देखना बहुत पसंद था और वह अक्सर बड़ों के पास बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनती थी। लेकिन उसकी पसंदीदा जगह पुराने बरगद के पेड़ के पास छोटा सा स्कूल था। शिक्षक मास्टर करीम उसे पसंद करने लगे थे। अक्सर उसे किताबें उधार देते थे, भले ही वह उनमें से ज्यादातर को पढ़ने के लिए बहुत छोटी थी। एक दिन गुड़िया हाथ में एक कागज का टुकड़ा लेकर हसन के पास दौड़ी। बाबा, देखो, मास्टर करीम कहते हैं कि मैं लिखना सीखना शुरू कर सकती हूँ। हसन ने कागज लिया और उस पर लिखे अक्षरों को देखा। उसका दिल गर्व से भर गया। मेरी छोटी लड़की विद्वान बनने जा रही है, उसने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा। वह अपनी बाहें
उसके गले में लपेटते हुए हंसी। और फिर मैं तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत कहानी आम लिखूंगी बाबा। हसन हंसा। उसका दिल हल्का हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसे शिक्षा देना आसान नहीं होगा। गांव के स्कूलों में बहुत कम संसाधन थे और वह मुश्किल से उन दोनों का पेट भर पाता था। फिर भी वह दृढ़ निश्चयी था। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करेगा कि गुड़िया को बेहतर जीवन जीने का मौका मिले। फिर भी जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में मुसीबत की फुसफुसाहट फैलने लगी। एक शक्तिशाली जमींदार उन जमीनों पर स्वामित्व का दावा कर रहा था जिन पर हसन सहित कई किसान पीढ़ियों से काम करते आए थे। गांव वाले चिंतित थे कि इसका उनके लिए क्या मतलब होगा, लेकिन हसन ने गुड़िया के सामने डर को जाहिर नहीं होने दिया। उसके लिए उसे मजबूत बने रहना था। उसे नहीं पता था कि आने वाला तूफान उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक शाम जब हसन खेतों से लौटा तो उसने बरगद के पेड़ के पास ग्रामीणों का एक समूह देखा। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसे बेचैनी का एहसास हो रहा था। मकान मालिक ने नोटिस भेजा है। एक बुजुर्ग ने कागज का एक टुकड़ा दिखाते हुए घोषणा की। उसका दावा है कि हम उसकी जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं। हमारे पास खाली करने के लिए 2 हफ्ते हैं, नहीं तो वे हमें मजबूर कर देंगे। भीड़ में सदमे की एक फुसफुसाहट फैल गई। हसन के घुटने कमजोर पड़ गए। ये जमीन पीढ़ियों से उनका घर थी। ये अचानक किसी और की कैसे हो सकती है? हमें इससे लड़ना होगा। एक और आदमी ने घोषणा की। हम अपने घर नहीं छोड़ सकते। लेकिन कैसे? एक महिला ने सिसकते हुए कहा। जमींदार के पास ताकत है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं हैं। हसन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे गुड़िया की रक्षा करनी थी। उसने उससे भविष्य का वादा किया था और वह उसे छीनने नहीं देगा। उस रात जब वह अपनी बेटी को अपने पास लिए हुए था, उसने खुद से फुसफुसाया, मैं उन्हें अपना घर नहीं छीनने दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उस वादे को कैसे निभाएगा। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, आने वाले तूफान की छाया और गहरी होती गई, जो सब कुछ तहस नहस कर देने की धमकी दे रही थी। बेदखली की खबर फैलने के बाद सुबह गांव में उथल पुथल मच गई। कुछ परिवारों ने पहले ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि जमींदार के आदमी क्या कर सकते हैं। हसन जैसे अन्य लोगों ने इतनी आसानी से हार मानने से इनकार कर दिया। गांव के चौराहे पर एक बैठक बुलाई गई। हसन भीड़ के बीच खड़ा होकर इस बात पर गर्मागर्म बहस सुन रहा था कि क्या किया जाना चाहिए। हमें शहर जाना चाहिए और अधिकारियों से मदद मांगनी चाहिए, एक ग्रामीण ने सुझाव दिया। जमींदार के शहर में संबंध है, दूसरे ने तर्क दिया। हमारे जैसे गरीब किसानों की कौन सुनेगा? हसन का दिमाग तेजी से घूम रहा था। वह अपना घर, अपनी जमीन खोने के बारे में नहीं सोच सकता था। गुड़िया ने यही दुनिया कभी देखी थी। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उस शाम उसने एक फैसला किया। वह खुद जमींदार के पास जाएगा और दया की भीख मांगेगा। भारी मन से उसने गुड़िया को एक पड़ोसी की देखभाल में छोड़ दिया और पहाड़ी पर भव्य हवेली की ओर चल पड़ा, इस उम्मीद में कि किसी तरह वह उनकी किस्मत बदल सकता है। हसन मीलों तक चलता रहा, जब तक वह जमींदार की भव्य संपत्ति तक नहीं पहुंच गया। दरवाजे ऊंचे थे, उन पर पहरा दे रहे लोग उसे संदेह की नजर से देख रहे थे। हिम्मत जुटाते हुए वह आगे बढ़ा। मुझे जमींदार से बात करनी है, उसने दृढ़ता से कहा। एक पहरेदार ने व्यंग्य किया। क्या आपको लगता है कि एक साधारण किसान मालिक से मिलने की मांग कर सकता है? मैं आपसे विनती करता हूँ, हसन ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरी एक बेटी है, उसके पास और कोई नहीं है। पहरेदार के चेहरे पर झिझक की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने आखिरकार हार मान ली। यहाँ रुको। जैसे ही हसन बाहर खड़ा हुआ, उसका दिल धड़क रहा था। उसने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। हसन भव्य हवेली के बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। एक अनंत काल के बाद भारी लोहे के दरवाजे खुले और एक नौकर उसे अंदर ले गया। जमींदार रेशम से लदे एक आलीशान कमरे में बैठा था और हसन के सपने में भी ऐसी दौलत नहीं थी। आप अपनी जमीन के लिए विनती करने आए हैं? जमींदार ने हसन की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। हसन अपने घुटनों पर गिर गया।
कृपया मेरे स्वामी, यह जमीन ही हमारे पास है। मेरी बेटी, उसके पास और कोई नहीं है। जमींदार ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर मुस्कुराया। तुम एक हताश आदमी हो हसन, लेकिन व्यापार तो व्यापार है। हसन की आंखों में आंसू भर आए। वह जानता था कि भीख मांगने से जमींदार का मन नहीं बदलेगा। उसने निराशा में अपना सिर झुका लिया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, दरवाजे से एक आवाज गूंजी, मालिक, एक सरकारी अधिकारी आया है। एक लंबा, अच्छे कपड़े पहने आदमी सरकारी कागजात लेकर अंदर आया। जमींदार साहब, एक जांच की गई है। ये जमीनें आपकी नहीं हैं। इन पर कानूनी तौर पर गांव वालों का मालिकाना हक है। कमरे में आंसुओं की आवाज गूंज उठी। हसन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अधिकारी ने कहा, किसानों को बेदखल करने का कोई भी प्रयास अवैध माना जाएगा। जमींदार का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह पकड़ा गया। हसन आंसू बहाते हुए गांव वापस भागा। हम बच गए, उसने चिल्लाया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। महिलाएं रो पड़ी, पुरुष गले मिले और बच्चे नाचने लगे। गुड़िया अपने पिता की बाहों में भाग गई। बाबा, हमें जाने की जरूरत नहीं है। हसन ने उसे कसकर गले लगाया। नहीं मेरी बच्ची, हम घर आ गए हैं। संघर्ष ने उनकी परीक्षा ली थी, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई। अगले दिन जब गांव में सूरज उग रहा था, हसन ने अपनी बेटी की ओर देखा और फुसफुसाया, एक नई सुबह शुरू हो गई है। और लंबे समय में पहली बार उसे सच में इस पर विश्वास हुआ।